मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और आज मैं पॉलिटी का कंटेंट प्लान लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे, इस सब्जेक्ट का रोल क्या है, इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से और क्या-क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं और किस तरीके से कवर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, अपना इंट्रोडक्शन दूँ कि मैं मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, मैं कि आपको अगर पढ़ाने उपस्थित हुआ हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ किया है कि नहीं? तो उसके बारे में एक छोटी-सी जानकारी मैं आपको दूँ। फिर आपके बाद उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि प्राइमरी गोल क्या है, किस तरीके से चीज़ों को हम लेके कवर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी मेरी, क्या प्लान होगा, किस तरीके से मैं चीज़ों को कवर कराऊँगा, उसके बारे में एक छोटा-सा ब्यौरा आपको दूँ। और फिर टॉपिक्स पे आते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक कवर कराए जाएँगे, कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके से कवर कराए जाएँगे। फिर एक एक छोटा-सा आपको डेमो प्रोवाइड करूँ मैं कि इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद मैंने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दिए और कुछ लोअर लेवल के एग्ज़ाम दिए, जिसमें मैं इंटरव्यू लेवल तक मैं गया हूँ। तो इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में, इस एग्ज़ामिनेशन का प्रोसीजर है, उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज है और उसी नॉलेज के बेस पे मैं आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उसी नॉलेज के बेस पे मैं आपको समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और एग्ज़ाम के एक पहलू को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ और उसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और एक्सपीरियंस को और आगे चीज़ों को कवर करेंगे, साथ में मिलके एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो प्राइमरी गोल के बारे में देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का रोल क्या है? तो बता दूँ कि चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या लोअर लेवल के एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि यह टॉपिक हाल-फिलहाल की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो यह सब्जेक्ट रखने का मेन उद्देश्य ही है गवर्नमेंट का कि हमें अपने आस-पास की चीज़ों के बारे में जानकारी हो, आस-पास की जो घटनाएँ हो रही हैं, उनके बारे में जानकारी हो और जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, जो गवर्नेंस है कि जो शासन चलाया जा रहा है, किस तरीके से चलाया जा रहा है, इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन की बात करें अगर हम, तो हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज होता है इस सब्जेक्ट का और अगर आप इसमें अच्छा करते हैं, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अर्जित करते हैं, तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करने की दिशा में एक बेहतर कदम रखेंगे। फिर टीचिंग प्लान के बारे में बात करते हैं। मेरा टीचिंग प्लान देखिए बहुत ही सिंपल सा है। पहले तो आपको टॉपिक को कवर कराया जाए। टॉपिक को कवर कराने के साथ-साथ एक छोटा-सा टेस्ट लिया जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, हमें एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है। तो अगर हम खुद को ये जज नहीं करेंगे कि जो भी मैंने पढ़ा वो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें पढ़ना है, सीखने के साथ हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसके लिए एग्ज़ामिनेशन में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या हो और हमारे जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो किस तरीके से उपयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे। यह मेरी एक स्ट्रैटेजी भी है, ये मेरा एक प्लान भी है। इसी तरीके से मैं अपनी टीचिंग प्लान को इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ कि इस तरीके से हम चीज़ों को लें। तो आइए हम देखते हैं आगे टॉपिक के बारे में कि कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक कौन-कौन से टॉपिक कवर किए जाएँगे? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, चाहे वो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड टॉपिक हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के संविधान निर्माण के का एक इतिहास है, उस इतिहास के बारे में में जानकारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, संविधान में कौन-कौन से चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या रोल है? क्या घटनाएँ रही हैं पहले की जो कि संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू हुई, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारे संविधान का प्रिएम्बल, प्रस्तावना। क्योंकि हमारे संविधान का जो मूल भाग है, वह प्रस्तावना उसका सार है, कि हमारे संविधान का जो मूल आधार है, मूल उसकी विचारधारा है, मूल मूल उसका अ तत्व है, वह हमारी प्रस्तावना के माध्यम से परिलक्षित होता है। तो प्रस्तावना के बारे में देखेंगे, प्रस्तावना कैसे आया? प्रस्तावना संविधान में थी, प्रस्तावना को कब पारित किया गया? प्रस्तावना का क्या महत्व है?
इसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम प्रस्तावना के बाद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शुरुआत से थे या बाद में जोड़े गए, तो ऐसा क्या कारण था कि बाद में जोड़े गए? कौन-कौन से कर्तव्य हैं? वह कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य हैं या विदेशियों के कर्तव्य हैं या सरकार के कर्तव्य हैं? तो इन सभी के बारे में मूल कर्तव्यों के माध्यम से देखेंगे। फिर हम आसपास जो देखते हैं कि हमारे आसपास कार्यपालिका है, विधायिका हम देखते हैं संसद के माध्यम से बिल पारित हो रहे हैं, विधानसभाओं के माध्यम से बिल पारित हो रहे हैं। तो ये कौन-सी संस्थाएँ हैं? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से हम संसद और विधानसभा के बारे में देखेंगे, कार्यपालिका के बारे में देखेंगे कि अभी राष्ट्रपति का पद अगर हमारे देश में है, तो राष्ट्रपति का पद क्या संविधान में कहाँ पे वर्णित है? क्या कार्य हैं उनके, क्या शक्तियाँ हैं, फिर प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, किस तरीके से यह कार्य करते हैं, किस तरीके से इनके माध्य सामंजस्य होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्रमशः देखते चलेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम है क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सब्जेक्ट जो है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हाल-फिलहाल के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव पिछले साल हुआ, फिर हाल-फिलहाल की कुछ घटनाएँ हैं जिसमें संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया। दल-बदल से संबंधित रोज की घटनाएँ आती रहती हैं कि एक व्यक्ति था जो दूसरी पार्टी से चुना गया और वह दूसरी पार्टी में चला गया। तो ये सारे कानून, ये सारा जो विधायी प्रक्रिया है, तो किस तरीके से ये कार्य करती है? क्या-क्या चीज़ें हमारे संविधान में वर्णित हैं? क्या-क्या चीज़ें हमने विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से लाया है? कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा का क्या क्या होती है, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इनको हम इस तरीके से इस टाइम लिमिट में कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनालिसिस और टेस्ट के माध्यम से चीज़ों को मैं कवर करता चलूँगा कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है, आपको उस तरीके से तैयार करना कि आपको एग्जाम में आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि अल्टीमेटली गोल आपका क्या है, एग्जाम को निकालना। तो उस पर्पज से हम चीजों को लेके चलेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूनियन में हम संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, अन्य पार्लियामेंट्री कमेटीज वगैरह होगी, उनके बारे में हम देखेंगे। स्टेट के संदर्भ में भी यही चीजें हैं। फिर केंद्र और राज्य, चूंकि हमारे भारत में संघीय शासन है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है राज्य और केंद्र के मध्य, तो कौन-कौन से उनके बीच कैसा संबंध है, किस तरीके से आर्थिक संबंध, आर्थिक शक्तियों का बंटवारा होता है, किस तरीके से वैधानिक शक्तियों का बंटवारा होता है, तो इन सभी के बारे में देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के साथ। फिर चूंकि हमारे भारत में स्थानीय सुशासन को भी महत्व दिया गया है, तो यह लोकल गवर्नमेंट जो है वो पहले से था, संविधान में शुरुआत से वर्णित था या बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया। तो इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। ग्राम पंचायतें जो हैं, ग्राम सभा क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, उनका चुनाव कौन करता है, इन सभी के बारे में देखा जाएगा क्रमशः। फिर यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज की बात करें, क्योंकि हमारे देश में 3 तरीके की चीजें हैं। एक केंद्र सरकार हो गया, एक राज्य सरकार हो गया और एक होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है? तो यूनियन टेरिटरी, राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी में क्या अंतर है? यूनियन टेरिटरी में 2 तरीके की यूनियन टेरिटरीज होती हैं। एक होती है विधानसभा युक्त, एक होती है बिना विधानसभा के। उनका संचालन किस तरीके से किया जाता है? विधानसभा युक्त और बिना विधानसभा की यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई जा रही हैं? तो इसके बारे में देखा जाएगा। उसके अलावा जो है, चूँकि हमारे यहाँ जैसा कि हम देखते हैं, चूँकि अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन की, तो यूपीएससी की हम बात करते हैं, स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, जो लोअर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बॉडीज़ होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो आखिर ये संस्थाएँ किस तरीके की संस्थाएँ हैं? संविधान में इनका वर्णित है या फिर विधि के द्वारा बनाई गई हैं या किसी ऑर्डर के द्वारा पास की गई हैं? तो जैसे यूपीएससी हो गया, कैग हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, सीआईसी चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, चुनाव आयोग से संबंधित की बात, चुनाव
आयोग की बात करें या सूचना आयोग की बात करें, तो इस बारे में हम क्रमशः देखेंगे कि किस तरीके से, पहली बात तो ये संस्थाएं किस प्रकार की संस्थाएं हैं, संवैधानिक हैं, सांविधिक हैं या गैर संवैधानिक हैं, या फिर उन किस तरीके की इनकी कार्यप्रणाली है, क्या इनके कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। अगर चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी क्या शक्तियां हैं, उनके वेतन भत्ते, उनकी उनको चुनने की प्रक्रिया, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी आदेश से बनी है, जैसे नीति आयोग की बात करें तो उसका उसका क्या कार्य है, उसके क्या अधिकार हैं, इन सब के बारे में क्रमशः हम देखेंगे। क्योंकि हमारे संविधान में अनेक ऐसी संस्थाएं वर्णित है संविधान में। फिर कानून के द्वारा, जैसे मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो सूचना का अधिकार आयोग की बात किया जाए, तो इस तरीके से अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है हमारे यहाँ। सीबीआई के बारे में हाल फिलहाल में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। ईडी के बारे में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में सुनी होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में सुनी होगी आपने कि जो भी हाल फिलहाल की घटना है उसमें इनका नाम अक्सर आता रहता है। तो ये किस प्रकार की संस्थाएं हैं, इनको शक्तियां कहाँ से मिल रही हैं, इनके कार्य किस तरीके से, क्या कार्य है, कौन कौन से कानून के तहत ये अपनी शक्तियां अर्जित करते हैं, तो इस सभी के बारे में एक विस्तृत रूप से पढ़ाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से चीजें होंगी। फिर इमरजेंसी का भी प्रावधान है। अब चूंकि आपने अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो आपने सुना होगा कि 1971 से लेके 1980s का जो दौर रहा है उसमें जो आपका इमरजेंसी या आपातकाल से संबंधित घटनाएं भी देखी गई हैं। तो वो किस तरीके से हैं, कौन कौन सी आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, कौन लगा सकता है, कौन हटा सकता है, इन सभी के बारे में एक विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। और फिर चूंकि हम, अगर आपने देखा होगा तो हमारे संविधान को एक जीवंत संविधान का दर्जा दिया था। तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे पास जो समय के साथ जो समस्याएं हैं और उनकी जो उपाय हैं वो बदलते रहते हैं। तो हमारे संविधान में संशोधन का एक बहुत अच्छा भाग डाला गया है कि अगर संविधान के क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान निर्माताओं ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से संविधान को निर्मित किया। उनको यह पता था कि समय के साथ चीजें बदलेंगी, इसलिए उन्होंने संविधान संशोधन का एक पक्ष रखा कि अगर समय के साथ अगर चीजों को बदलने की आवश्यकता हो, संविधान में कुछ ऐसी चीजें जोड़ना हो जिससे संविधान और बेहतर बने, समाज का और बेहतर तरीके से कल्याण किया जा सके, तो उसके लिए संविधान संशोधन का उपाय किया गया। तो संविधान संशोधन किस तरीके से किया जाता है? तीन प्रकार से वो होता है। एक साधारण बहुमत के द्वारा होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस उसमें आपका आधे राज्यों का भी उसमें अनुमति चाहिए, आधे राज्यों द्वारा भी विधानसभा के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस तरीके से सारी चीजें की जाती है। और फिर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में काफी सुना होगा आपने, क्योंकि 1973 में एक केशवानंद भारती वाद आता है, जिसके अभी 50 साल भी पूरे हुए हैं। तो केशवानंद भारतीवाद में एक बेसिक स्ट्रक्चर या मूल आधारभूत संरचना के बारे में बात की गई है कि तो यह आधारभूत संरचना है कि क्यों लाया गया ये। तो उसके बारे में देखा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रही हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का मूलतः महत्व क्या है। तो इसके बारे में आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें करेंगे हम। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जैसे यूनियन और इसकी टेरिटरीज हो गई, सिटीजनशिप हो गया। सिटीजनशिप एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो अगर 2019 का सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट देखा जाए, काफी विवादों में रहा वो, तो उसको भी देखेंगे क्यों विवाद में रहा, क्या समस्याएं रही हैं, और नागरिकता के अधिकार किस तरीके से हैं, किस तरीके से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, किस तरीके से नागरिकता का त्याग किया जा सकता है, इसके बारे में देखा जाएगा। और इसके इन महत्वपूर्ण और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्व रखते हैं। तो उन टॉपिक को भी हम आगे की कक्षाओं में
धीरे-धीरे करके उनको कवर करेंगे और इन सभी के साथ हम अपने टॉपिक को कवर करने के साथ-साथ हर 2 टॉपिक या 1 टॉपिक के बाद टेस्ट के माध्यम से चेक करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मेरा जो स्टडी प्लान है, मेरा जो टॉपिक को कवर करने का तरीका है वो ये है। इस तरीके से हम आपको चीज़ों को पढ़ाएँगे। अब एक टॉपिक को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आगे की चीज़ें को हम कवर करेंगे। तो जैसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात मैं कर रहा था कि शुरुआत से कि संविधान का निर्माण की एक विकास रहा है। तो विकास क्रम किस तरीके से रहा है? तो अगर हम देखें तो मध्यकाल में मुगल शासन था। मुगल शासन के समय ही अनेक यूरोपीय व्यापारी हमारे यहाँ आए। पहले 1498 में पुलिकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा आते हैं। उसके एक बार उन्होंने भारत की खोज की समुद्र मार्ग से और उसके बाद फिर यूरोप से व्यापारियों का एक जत्था आना शुरू होता है, चूँकि यह व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान था। तो पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद धीरे-धीरे अन्य जो भी रहे हैं फ्रांसीसी, डच, डेनिश ये सारी चीज़ें और इसके साथ-साथ ब्रिटिश भी आए हमारे देश में। 1600 में ब्रिटिश हमारे यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। धीरे-धीरे उन्होंने मुगल शासकों से व्यापार से संबंधित कई सारे अधिकार लिए और उसके बाद धीरे-धीरे और व्यापार की में पैठ बनाते रहे। बात 1757 में प्लासी का युद्ध आता है क्योंकि 1757 तक अंग्रेज 1600 से लेके 1700 तक काफी अच्छी स्थिति में भारत में हो गए थे। उन्होंने तब तक अनेक यूरोपीय जो अन्य जो व्यापारी कंपनियां रही हैं उनको पराजित भी किया और उन्हें वापस खदेड़ दिया और वह यहाँ अपनी अच्छी स्थिति में थे। तो 1757 के प्लासी युद्ध से एक ऐसा घटनाक्रम शुरू होता है जहां से ब्रिटिश जो है वो भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरते हैं। क्योंकि इसके पीछे कई कई कारण रहे हैं। जो भी मुगल शासक रहे हैं वो कमजोर हो गए और जो अन्य क्षेत्रीय राज्य रहे हैं वो उतने संगठित नहीं रहे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स को ज्यादा पावर मिली, ज्यादा उनको स्वायत्तता मिली कि वह यहाँ पे अपनी पैठ और बेहतर तरीके से बना सके। तो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है और वहां से बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और 1764 से लेके 1773 तक एक वहां पे पहले दीवानी राइट्स लेते हैं अंग्रेज और बाकी के जो भी उत्तरदायित्व है वो बंगाल के नवाब को सौंप देते हैं। बट 1773 में आके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पर एक वो हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कंपनी को रेगुलेट करने लगी। तो वहां से शुरुआत होता है संवैधानिक विकास क्रम का, संवैधानिक घटनाक्रम का, कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर एक नियंत्रण रखने की कोशिश की और रेगुलेटिंग एक्ट से ही हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसके बाद 1857 के बाद 1858 के एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वायसराय और भारत सचिव के माध्यम से भारत में शासन करती है। तो शासन के उद्देश्य से उन्होंने अलग अलग अधिनियम लाए जो कि और इन्हीं अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से भारत के संविधान का एक विकास क्रम तैयार होता है, जो कि 1935 के एक्ट के माध्यम से एक पूर्णता की ओर जाता है और फिर 1935 के एक्ट में जो भी बातें मेंशन कही रहती हैं, जो भी चीजें उसमें लिखी रहती हैं, उसको फिर हम संविधान में एक बहुत ही उसके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को हम संविधान में लेते हैं और बहुत ज्यादा हमारे संविधान का सबसे अधिक जो चीजें हैं, सबसे अधिक जो भाग है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो इस तरीके से हमारा एक संवैधानिक विकास क्रम शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देखते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। हाँ, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पे नियंत्रण करना शुरू किया। उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण शुरू किया। उनको पहले तो राजनीतिक और व्यापारिक दोनों अधिकार दिए गए कि आप यहाँ पे व्यापार से संबंधित चीजों को भी देखिए और राजनीतिक जो भी चीजें हैं उनको भी देखिए। किंतु कई सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसमें की कि जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं वो क्या करें,
वो लोगों से रिश्वत ना लें और लोगों को उपहार ना दें, क्योंकि भ्रष्टाचार, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये अंदेशा था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की एक समस्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। एक सबसे बड़ा जो घटनाक्रम था वो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात थी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की न्यायिक दृष्टिकोण से। साथ ही साथ जो गवर्नर, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल के माध्यम से यहाँ पे शासन करने की बात हुई। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया, उनकी कार्यकारिणी बनाएगी। एक प्रॉपर शासन चलाने की बात हुई कि आप यहाँ पे व्यापार के साथ साथ एक शासन भी चलाओ, जिन क्षेत्रों पे आपका अधिकार है, और धीरे धीरे चीजों को आगे आगे बढ़ाते गए ये। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर एक एक्ट आते हैं 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा चेंज ये किया कि जो अभी तक जो भी हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों उनको अधिकार दिए थे, यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे द्वैध शासन लाया गया, जिसको इसलिए बोलते भी, अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें बोलते हैं कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई। क्योंकि यहाँ पे किया क्या गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक संस्था लाई गई, जिसमें जो राजनीतिक अधिकार हैं वह दे दिए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और जो व्यापारिक अधिकार हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रखे गए। तो इस तरीके से यहाँ से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और फिर क्रमशः 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1800 जो इम्पोर्टेंट एक्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अब धीरे धीरे ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो पहले उन्होंने 1813 के एक्ट के माध्यम से चाय और चीन से व्यापार को छोड़ के अन्य एकाधिकार को समाप्त किया। उसके बाद 1833 के एक्ट में उन्होंने उस सही तरीके के जो भी चाय और चीन के को लेके एकाधिकार दिया गया था उसको भी खत्म कर दिया। और फिर 1857 की इस क्रांति के बाद 1858 में पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी को के अधिकार से शासन अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से एक घटनाक्रम चलता है, जिसके बीच में कई सारी प्रशासनिक प्रावधान किए जाते हैं, जिसे दास प्रथा का अंत किया जाता है भारत में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। 1829 में सती प्रथा का अंत किया जाता है। तो कुछ सामाजिक सुधार भी हुए इसी समय। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा था, तो अनेक कानूनों के माध्यम से यह इस तरीके के सामाजिक सुधारों को भी देखा गया। तो ये सारी चीजें संविधान निर्माण के विकास क्रम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 1858 के एक्ट के बाद फिर 1858 के एक्ट के बाद फिर 1861 का एक्ट आता है, 1893 आता है, 1909 मौल्य मिंटू सुधार, सांप्रदायिक मतदान की शुरुआत हुई वहां से। 1919 का एक्ट आता है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है, यहाँ से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। फिर 1935 का एक्ट आता है, जो एक प्रकार से हमारे संविधान का एक ढांचा होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जिसके इम्पोर्टेंट जो पक्ष हैं वह हमारे संविधान में निहित हैं। तो ये एक विकास क्रम रहा। इसी तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे, जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरीके से हम क्लास में जब करेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।